अस्सलाम वालेकुम। इंतखाबात के हवाले से दो अहम आज फैसले हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और एक पेशावर हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म ये कहता है कि तोशाखाना के केस के अंदर इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तल हुई थी वहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन उसका जो फ़ैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है वो हमारे पास नहीं है। फ़ैसला मुअत्तल करने के इख्तियार से जो PTI ने प्रे ये किया था कि सज़ा मुअत्तल हुई है तो उनकी जो नाअहली है 5 साल की, जो इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस के अंदर डिक्लेरेशन ना करने की बुनियाद पर की थी, उसको भी मुअत्तल कर दिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के सामने रखते हुए हम ये जो 5 साल की नाअहली का फ़ैसला है इसको मुअत्तल नहीं कर सकते। इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी? इमरान खान की नाअहली अगर बरकरार रहती है तो उनके नॉमिनेशन पेपर्स जब जमा होने जाएंगे तो उसके ऊपर इतराज़ उठेगा कि इनको तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 5 साल के लिए नाअहल करार दे चुका है, तो ये इलेक्शन के लिए अहल हैं ही नहीं है, तो वहीं पे उनके पेपर चैलेंज हो जाएंगे। तो ये एक कंट्रोवर्सी है और एक सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। एक रास्ता उनके पास है कि फ़ौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करें, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि 22 तक उनके पेपर्स जमा हो जाए या कल ही के दिन उनको ये रिलीफ़ मिल जाए। दूसरी तरफ PTI के लिए एक रिलीफ़ है, वो है उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने महफूज है और पेशावर हाई कोर्ट वो गए थे कि ये फ़ैसला 22 से पहले सुना दिया जाए ताकि उनको बल्ले का निशान भी मिल जाए। और गौहर खान अगर ये डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो सही तरीके से मुंतखब चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उन्हीं के दस्तखत से पार्टी के जितने टिकट होल्डर्स हैं उनको टिकट भी जारी किया जा सके। अगर 22 तारीख गुजर जाती है, जिसका अंदेशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि ये उनके ख़िलाफ़ एक साजिश की जा रही है कि 22 गुजर जाए और उनके सारे उम्मीदवार इंडिपेंडेंट के तौर पर मैदान में उतरें, उसका बाद में नुकसान ये होगा कि इंडिपेंडेंट अगर उनके 10 बंदे जीते हैं या 50 जीते हैं या 100 जीते हैं, उनको मैनेज करना आसान होगा, उसके ऊपर पार्टी लाइन को फॉलो करने की कोई कदगन या कोई पाबंदी नहीं होगी। आम तौर पर इंडिपेंडेंट जीतने वालों के साथ वही अशर होता है जो माजी में हमने सेनेट इलेक्शन में PMLN के इंडिपेंडेंट्स जो जीते थे बगैर टिकट के, पार्टी टिकट उन्होंने दिया हुआ था लेकिन शेर का निशान उनसे ले लिया गया, नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया और कहा यह गया क्योंकि नवाज शरीफ नाअहल है तो उसके दस्तखत से जिनको पार्टी टिकट जारी हुई थी वो तमाम लोग इंडिपेंडेंट हैं, उनकी टिकट नल एंड वॉइड। तो ये वाला अगर सलूक PTI के साथ हुआ तो उनके कैंडिडेट्स के साथ भी वही कुछ ही होगा जो सेनेटर्स PMLN के साथ हुआ था। उससे बचा जा सकता है अगर कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कबूल करार दे दे, कह दे कि दुरुस्त थे। अगर उन्होंने कहा दुरुस्त नहीं थे तो ये भी एक सेटबैक है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल होने जा रहा है। अभी दोनों सूरतें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि उन्हें रास्ता मिल जाए और ये भी हो सकता है कि मुकम्मल उनके लिए रास्ता बंद हो जाए, और ये मेरे ख्याल में इलेक्शन के पूरे प्रोसेस के लिए एक बड़ा सवाल उठ जाएगा। एक ऐसी बड़ी सियासी जमात जो अभी 3.5 साल या पौने 4 साल हुकूमत में थी, अगले इलेक्शन के अंदर उसका सिंबल ही ना हो, वो पार्टी इलेक्शन के पोलिंग पेपर के ऊपर उसके उम्मीदवार इंडिपेंडेंट के तौर पर तो जाएं लेकिन ख़ुद पार्टी एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो ये इंतखाबी अमल के ऊपर एक सवाल उठ जाएगा। मेरे ख्याल में सियासी जमातों को सियासी अंदाज में ही कामयाबी या उसकी जीत और हार का दोनों सूरत में फ़ैसला उसका बैलेट पेपर पे होना चाहिए। उसकी नाअहली या उसको बैलेट पेपर से हटाने के लिए किसी इंतज़ामी फ़ैसले का असर नहीं होना चाहिए। तो कल का दिन बहुत अहमियत का हामिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज एक और उनके लिए जो मुझे तो लगता है बहुत ही मुश्किल घड़ी थी, उनके उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर्स लिए तो वहाँ पे भी दुश्वारी पेश आई, नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने गए तो वहाँ पे भी दुश्वारी पेश आई। बहुत सारों ने ये शिकायत की कि उनसे नॉमिनेशन पेपर्स छीन लिए गए या उनको जमा करवाने नहीं दिए जा रहे। तो अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक सवालिया निशान के तौर पर सामने आएगी, और मुझे मालूम नहीं है कि पोस्ट इलेक्शन ऐसे इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तान में अमन लाएंगे या अदम इस्तेहकाम लाएंगे। आज जो प्रोग्राम में शुरू है उनसे आपका तारफ़ करवाता हूँ, फिर आगे गुफ्तगू चलाते हैं। तो इस हवाले से इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं महमद साहब हमारे साथ हैं, अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ हैं PMLN से, कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। हुमायूं साहब आप ही से स्टार्ट कर लूँ पहले, ये जो सूरत हाल है ये पार्टी के लिए खुशाइंद है, आप रास्ता मिल जाएगा? कल ECP वाला डिसीजन बहुत बड़ा एक फ़ैसला है आपके लिए, क्या तवक्कुआत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपने देखा है कि ये हाई कोर्ट ने जैसे फ़ैसला दिया है कि उन्होंने कहा है कि वो तो हम मुअत्तल जो हो गया था लेकिन हम ये आपको नहीं देंगे, और ये इसके जो नाअहली है उसको बरकरार रख रहे हैं।
तो मेरे लिहाज से तो इस केस को इन द फर्स्ट प्लेस होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जिस तरीके से हुदैबिया पेपर मिल का जो केस हुआ था और उसमें टाइम बार की वजह से उसको हटा दिया गया था, उसी तरह इसके ऊपर भी 180 डेज़ का टाइम बार था और उसके बावजूद भी इसको सुना गया। और अगर सुना गया तो फिर सबका सुनना चाहिए था, जिसमें लोगों ने गाड़ियाँ निकाली हैं उनको भी पकड़ना चाहिए था, उनको भी नाअहल करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये वन साइडेड, टोटली वन साइडेड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाना है या नहीं जाना, तो पार्टी ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना भी है, मेरे ख्याल में जाना चाहिए, मुझे नहीं मालूम। ये तो जो हमारा जो लीगल टीम है और उसमें बड़े सीनियर हैं, खुद हमारे चेयरमैन जो इस वक्त हैं गौहर साहब, वो भी वो हैं लॉयर हैं, और साथ अली जफ़र साहब हैं वो भी लॉयर हैं, हामिद खान साहब वो भी लॉयर है, तो बड़े सीनियर लॉयर हमारे साथ हैं। तो वो जो डिसीजन करेंगे उस लिहाज से देखा जाएगा। लेकिन वी नो, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि उनको निकलने नहीं देंगे। उनको इसलिए निकलने नहीं देंगे क्योंकि अगर वो निकल आए और उनको दे दिया तो फिर इनमें से जीतेगा कौन, वो तो फिर सवाल उठ जाता है ना बहुत बड़ा। लेकिन जो 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 आप जो बात कर रहे हैं ना बल्ले के निशान, देखिए जब आपने एक पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम तकरीबन दे दिया, एक पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ का झंडा बिल्कुल उसी रंग के तरीके का झंडा दे दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान आपने लेना ही लेना है। अगर आपने बल्ले का निशान भी दे दिया तो उसी बल्ले से इन सब की फिर पिटाई हो जाएगी। ये कैसे मानते हैं कि ये उसको बल्ला लेने देंगे? ये जब हम सारी चीजें देखते हैं तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि जो आप कह रहे हैं ना कि उसमें फॉर एग्जांपल साबिक एमपीए बन्नू मलिक पख्तूनयार खान, उनको शाह सऊद साहब ने 3MPO के तहत से गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, उसके बाद चौधरी, अब मजे की बात है, पीपल्स पार्टी के चौधरी इम्तियाज साहब है, वो उम्मीदवार है PP 68 के, उनको पीटीआई समझ के अंदर कर दिया था। वो तो फिर जब पता चला कि ये पीपल्स पार्टी के पीटीआई के नहीं है तो उनको छोड़ दिया, माफी तलाफी कर ली ना जी, माफी तलाफी कर दी। और मैंने सुनने में ये आया है, अखबार में वो कटेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने एहतजाजन कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा ही नहीं, कि अगर ये चीजें हो रही है किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो मैं करूंगा नहीं। अच्छा उसके बाद आगे चले जाते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं, जैसे आप कागजात नामजदगी की बात करें, वहाड़ी हल्का PP 234 के उम्मीदवार जाहिद इकबाल चौधरी, उनके लॉयर एडवोकेट हामिद रजा जो है, हामिद रजा भट्ट, उनको अंदर कर दिया। Would you believe that? Would you believe कि ये इलेक्शंस हो रहे हैं? मतलब मुझे ऑनेस्टली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माय कॉलीग्स जो इस चीज को किसी भी वजह से डिफेंड करेंगे, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, खुदा के लिए ये ना करें। आजमा बीबी से पूछते हैं। आजमा बीबी, इंतखाबी मैदान तो सज गया है, लेकिन ये अभी एक पार्टी पूरी जो है वो लगता है इलेक्शन के अमल से बाहर होने जा रही है। आपका इसके ऊपर क्या रद्द अमल है? देखिए मलिक साहब, आपने शुरू में भी जब बात की तो आपने कहा कि इंतखाबी अमल पे सवाल उठ जाएगा। मैं समझती हूँ कि इंतखाबी अमल की बजाय जो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो हरकत है, जो उनके गुनाह हैं, उनके ऊपर सवाल उठना चाहिए, उनसे बात होनी चाहिए, उनसे पूछा जाना चाहिए कि एक सियासी जमात होते हुए उन्हें दहशत गर्दों का जो एक काम किया वो उन्होंने क्यों किया। और मुझे वैसे हैरत हुई है कि सेनेटर साहब को ये मालूम ही नहीं है कि इनके चेयरमैन पे केस क्या है। उनके चेयरमैन के ऊपर जो तोशा खाना का केस है वो मिस स्टेटमेंट का है। अभी तो उनसे सवाल जवाब होने हैं। अभी तो रेफरेंस जो नैब का रेफरेंस है कि बुशरा बीबी ने जो है वो क्यों नहीं डिक्लेयर किए अपने तोहफे, वो जो सऊदी वली अहद से मिलने वाला हीरो का सेट था वो घर ही ले गई, उन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो ये तो अभी इसके ऊपर ये तो सवाल जवाब अभी होने हैं। अभी तो उनको मिस स्टेटमेंट के ऊपर जो है वो सज़ा हुई थी। और अल्लाह की शान ये है कि आज उन लोगों को ये केस ही नहीं लग रहा जिन्होंने एक ख्याली तनख्वाह पे एक 3 दफ़ा के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो बड़े एक साजिश के तहत बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो घर भिजवा दिया था। और अगर सेनेट के इलेक्शन के अंदर टिकटें जारी हुई उनको जो है कैंसिल करके सेनेट का इलेक्शन आज़ाद हो गया तो फिर वो इंतखाबी अमल पर सवाल उठा था, उस वक्त नहीं उठा था तो अब भी क्यों उठेगा? इसमें किसी का, मुझे सवाल यह है मलिक साहब कि ABCD का किसी का क्या कसूर है इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो इनके साथ हो रहा है? अगर जो लोग 9 मई 10 मई के आजमा बीबी, आप एक सियासी जमात के तौर पर कैसा आपको लगेगा कि कैसा प्रोसेस हो जिसमें आप तो मैदान में हो, शेर का निशान भी हो, उधर से तीर या तलवार भी मैदान के अंदर मौजूद हो, लेकिन बल्ले के निशान को उड़ा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ठीक लगेगा आपको?
इसमें देखिए मुझे बड़ा अफसोस होगा, लेकिन मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकती हूँ, क्योंकि ना 9 मई मैंने कराया है, ना मेरी लीडरशिप ने कराया। वैसे इनके चेयरमैन जो है वो तो खैर अब शायद ज़हनी तौर पर भी स्टेबल नहीं रहे, वो 9 मई भी कह रहे हैं नवाज शरीफ ने कराया था। और जो है वो साइफर की बात हो, वो हमने सीक्रेट कहा था कि आप साइफर लेके जो है जलसे में पहुंच जाएं, तो ये सब कुछ इमरान खान ने खुद किया है ना। इसका सवाल उनको पूछना चाहिए, हमसे किस चीज़ का सवाल है? हम इसके ऊपर जो है वो इंतखाबी अमल क्यों मशकूक हो जाएगा, या हमें इसके ऊपर जो है जस्टिफिकेशन क्यों देनी चाहिए? हमारा तो इंतखाबी अमल तो अज़मा बीबी मशकूक हो जाएगा एज ए पोलिटिकल पार्टी। अगर मैं ये फ़र्ज़ कर लूँ कि आप ही जीत रहे हैं इंतखाबात, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि आप इंतखाबात जीत गए हैं, तो अगर एक पार्टी जो पूरी पीटीआई उसके अंदर अमल के अंदर हिस्सेदारी ना अगर बनी, तो वो तो दोबारा प्रोटेस्ट होंगे, अदम इस्तेहकाम होगा, लोग उसके नताइज के ऊपर सवालात उठाएंगे। वो तो वैसे भी होंगे नहीं, वो तो वैसे भी होंगे। जब इनके मुंह को खून नहीं लगा था पीएम होने का, वो तो तब भी 4 हल्के लेके नहीं पूरे मुल्क के अंदर वो जो है वो निकल आए थे, और उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट पे भी हमला कर दिया था। काश उस वक्त जो है इस आदमी को पार्लियामेंट पे हमला की जो है वो उसके ऊपर सजा दी जाती, इश्तिहारी होते हुए उसको वजीर आज़म ना बनाया होता, तो ये हालात जो है यहाँ तक ना पहुँचते। जो उसने 9-10 उसका ख्याल ये था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उस वक्त भी वो थानों पे हमला किया था उन्होंने जाके, और लोगों को जो है वो पकड़ धकड़ की थी। ये मुल्क किसी की जागीर नहीं है मलिक साहब, ये मुल्क 24 करोड़ 25 करोड़ आवाम का है, और इसके अंदर पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की साजिशें करना, और पाकिस्तान को जो है वो उसके अंदर बदअमनी पैदा करना, और वो तो जाहिर है जब इनकलाब जो है वो पूरा ना हो तो फिर वो बगावत होती है, और उसके बाद जो है वो नोटने की कोशिश। हमायूं साहब से भी इस पे पूछ रहे हैं। हमायूं साहब, ये मामला सिर्फ अदालती जंग तक रहेगा या इलेक्शन डे में उससे पहले हमें कुछ और भी मसाइल नजर आएंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता हम स्मूथ सेलिंग से आगे जा रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोड ब्लॉक्स की तरफ इशारा कर रही हैं आगे। देखिए, मुझे अफसोस होता है उस पॉलिटिकल माइंडसेट पे जिसकी अक्कासी आज़मा बीबी कर रही हैं। मुझे अफसोस होता है। ये ज़रूर ये कह सकती थी कि 9 मई में जो थे उनको अंदर होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल। अगर उनके ऊपर प्रूफ होता है सज़ा दो, नोबडी सेइंग के ना दो, नोबडी सेइंग ना दो। लेकिन अगर वो लॉयर्स, वो लोग जिनका 9 मई से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको किस बात की सज़ा है? हम इलेक्टोरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, उनको किस बात की सज़ा है? मतलब ये मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस लिहाज से इस बात को डिफेंड कर रही हैं कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही। अगर ये उनको जस्टिफाई कर रही हैं, आई फील सॉरी फॉर उस माइंडसेट के लिए। मुझे रहम भी आता है, और मुझे उस माइंडसेट के लिए मैं कहता हूं कि या अल्लाह इनको हिदायत दो। और यही वो माइंडसेट है। और ये माइंडसेट कौन सा है? ये माइंडसेट वो है कि जो नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे पाकिस्तान में नमूदार हुआ था। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना आज तक, वो 1985 के नॉन पॉलिटिकल बेसिस पे, नॉन पार्टी बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस हो गए ना, नॉन पॉलिटिकल हो गए ना, नॉन पार्टी, उनको लाके प्लांट किया गया ना, उधर से बीज लाके यहाँ पे कर दो। वो खुद साख्ता वाले बीज नहीं है ये वो नहीं कहते, वो जेनेटिकली मैनिपुलेटेड बीज थे ये, उनको लाके वो गमलों में लगा के फिर यहाँ के किया है। उनका माइंडसेट है ही ये। वो पॉलिटिकल प्रोसेस को, वो ये पार्टी पॉलिसीज या पार्टी जो इलेक्शंस होते हैं उनको ये मानते ही नहीं है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस आईजीआई बनी थी। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि हमेशा ये, अभी क्या हो रहा है, अभी मैं आपको बताता हूं। जो भी आपके कैंडिडेट्स की लिस्ट है, मैंने प्रोड्यूसर साहब से भी कहा मुझे दे दें कि किन किन के पेपर्स की शिकायत आ रही है। तो उसमें अभी आपके ये हैं मोहम्मद अहमद चट्ठा, इस तरीके से चकवाल से मलिक अख्तर हैं, पीटीआई रहनुमा शहबाज रिटर्निंग ऑफिस से गिरफ्तार, जाहिद इकबाल चौधरी के कागजात जमा करवाए जाने, हमाद रजा जट गिरफ्तार, गुजरांवाला पीपी 62 से पीटीआई रहनुमा चौधरी मोहम्मद अली के कागजात नामजदगी फाड़ दिए गए। सियालकोट से पीटीआई रहनुमा चौधरी मुनव्वर अली गिल के बेटे हैदर अली गिल को आरओ के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया। मेजर ताहिर सादिक, ईमान ताहिर, चार बंदे उनके उठा लिए गए। आपको पता है पिंडी में 60 बंदों के वो आ गए हैं, ये गिरफ्तारी के वारंट आ गए हैं। वो 60 के 60 लोग आर पोटेंशियल कैंडिडेट। 8 फरवरी को फिर आपके उम्मीदवार कौन होंगे? मैं ये सोच रहा हूं, होंगे भी मैदान में कि नहीं होंगे? देखिए, जिस तरीके से ये हो रहा है उस तरीके से तो, अब जिस तरीके से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को भी अंदर कर रहे इस शुबे पे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बंदा होगा,
तो फिर ना ही समझे ना। देखिए, अगर इसी तरह इन्होंने जीतना है, मैं आपको मिसाल देता हूं, हमने ये इलेक्शन एक्ट किस बंदे के लिए बदला? हमने इस सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल किस बंदे के लिए बदला? हम लोगों ने, अच्छा मजे की बात यह है कि वो पीएलडी जो 2022 का एक जज साहब है, उन्होंने कहा था कि मियां नवाज शरीफ अपना हक खो बैठे हैं बाय नॉट कमिंग, और उनका लॉयर भी उनकी प्ली नहीं कर सकता वो जब तक अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे जेल में। वही शख्स फिर बाद में कहता है कि ये नहीं आ सकते, उनको राहदारी मिलनी चाहिए। तो या वो पहले गलत थे या बाद में गलत थे। अच्छा, फिर इन चीजों को जब हम सामने देखते हैं, और ये जजमेंट याद रखें हुदैबिया पेपर मिल के ऊपर टाइम बार था, और ये जो कह रही है ना कि जिस लिहाज से कि उसके ऊपर है, अगर तो बुशरा बीबी के ऊपर कोई केस है तो उनके ऊपर केस है, वो जवाब देंगे, उसका ताल्लुक है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब के बेटे जो कि 16 साल की उम्र में अपना बाप उनको ओन नहीं कर सकता कि मेरे माइनर बच्चे, ये याद रखें माइनर बच्चे आर डिपेंडेंट ऑन द फादर, ये आप इलेक्शन उसमें भरते हो, वो उसका हिसाब किताब नहीं दे रहे। वो कहता है डायरेक्ट मेरे उनके दादा ने दिया, मतलब उसके दादा ने अपने बेटे पे यकीन ही नहीं किया कि ये इस काबिल है कि आगे पैसे दे सकेगा। आजमा बीबी 3-4 बातें आपके मुताल्लिक हो गई हैं, इसलिए बेहतर है कि पहले आप जवाब दे लें। जी देखिए, पहली तो बात यह है कि अल्लाह की शान यह है कि जिन्होंने बेहदायते होते हुए सब कुछ हमारे साथ करवाया, वो आज लोगों को जो है उनसे अल्लाह के लिए अल्लाह से हदायत मांग रहे हैं। काश इनको हदायत उस वक्त मिल गई होती, और या इनको 9 और 10 मई करने से पहले हदायत मिल गई होती, या जो 1 साल पूरी कैंपेन की इमरान खान ने जो है वो इस 9 मई 10 मई को जो है वो पहुँचाने के लिए अपने उसके ऊपर, और जो उनका एक अज़म था कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है, यहाँ पर राइट्स कराने हैं, वो उस वक्त हदायत मिल जाती तो पाकिस्तान के ये हालात ना होते, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो जिन लोगों की भी ये बात कर रहे हैं, अगर तो कोई लोग किसी केस में इन्वॉल्व नहीं है, कतई तौर पर उनके ऊपर ना कोई कानून अमल दरामद किसी का होना चाहिए, ना कोई इसको छेड़ेगा। लेकिन आपको ये बात पता है मलिक साहब कि इमरान खान की ये पॉलिसी थी, अभी जिन 60 लोगों का रोना रो रहे हैं सेनेटर साहब, ये सब वो लोग हैं जो 9 मई के अंदर 10 मई के अंदर इन्वॉल्व हैं, और उनको बाकायदा तौर पर अंडरग्राउंड होने की इंस्ट्रक्शंस थी। मेरा सवाल ये है, अगर 9 मई और 10 मई के अंदर कुछ गलत नहीं था, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप इन लोगों को पेश क्यों नहीं करते? आज तक मुराद सईद को पेश क्यों नहीं कराया? आज तक जो है वो ये ज़रताज गुल है, या वो असलम इकबाल है, हमाद अजहर है, इनको पेश क्यों नहीं कराया? इनको पेश कराते और कह देते कि देखें जी हमने तो किया ही कुछ नहीं है, बल्कि उनको अंडरग्राउंड हो जाने की इंस्ट्रक्शंस दी गई, और ये रिकॉर्डेड, मतलब सामने मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर, इनको कहा अंडरग्राउंड हो जाओ। वो बहुत सोने अपनी दाढ़ियां रख ली, बहुत सोने अपने हुलिये बदल लिए, जैसे दहशतगर्द करते हैं। अगर हमाद के या दीगर लोगों के, हमाद अजहर या कोई और हो, उसके वारंट जारी हो जाएंगे तो वो तो इंतखाबी अमल से यकीनन बाहर हो जाएगा। एक तरफ उनको कागजात नामजदगी नहीं मिल रहे, जमा कराने का भी मौका नहीं मिलेगा, और खुद उसके ऊपर वारंट हो। फिर यही बात है ना, हमाद अजहर को मैंने तो चिट्ठी भेजी नहीं थी, या हमाद अजहर को कोई नून लीग का बंदा डंडों के साथ जोर के ऊपर तो लेके नहीं गया था ना, या कहा था प्लान कराओ कि ये 9-10 मई करना कैसे है। तो ये है कि इसमें हमसे तो सवाल बनता नहीं। इमरान खान ने, जिसने आज तक ना 9-10 मई की मजम्मत की है, ना वो इसको कोई गुनाह समझता है, अब भी वो जो है वो बैठकर अंदर प्लान कर रहा है पाकिस्तान को जो है वो 2 टुकड़े कैसे कराना। 1971 की बात करो जाके, सारे A to Z जो है, अभी जो वर्चुअल जलसा हुआ है उसके अंदर 1971 के ऊपर बहुत ग्लैमराइज किया गया है। क्यों? अब ये दोबारा से जो है वो 1971 को जो याद करना है, उस वक्त भी इलेक्शन की बात थी। अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की कौम को क्या कह रहे हैं कि अगर इमरान खान को बकौल इनके वजीर आजम ना बनाया गया, पहले वो 4 हल्कों की वजह से पूरे मुल्क पर चढ़ दौड़ा था, अब जो है वो इस मुल्क को 2 टुकड़े खुदा ना खास्ता करा देगा। और तीसरी बात यह है कि ये ओन करने और ना करने वाली बात, सेनेटर साहब मैं बात करूंगी तो बहुत अजीब तरह से हो जाएगी। हमारे घरों में रिवाज नहीं है बच्चों को जो है वो ओन ना करने का, और बड़ी हैरत की बात है कि आपको इस बात का पता ही नहीं है, और ये कोई अचंभे की बात है, गैर कानूनी बात है कि दादा से जो है वो डायरेक्ट प्रॉपर्टी जो है वो पोते को ट्रांसफ़र हो जाए, बिकॉज जो है वो इसके अंदर ये, और ये बहुत सारे ख़ानदानों में होता है, पर इनको अगर नहीं पता तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। लेकिन इतना जो है वो जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं, अच्छा होता आज बाय द वे साइफर केस के अंदर इनके वकला की सर्जनिश हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिन वकला को बहुत ग्लैमराइज करें ना, कह रहे हैं ये वकला वो वकला, उनको बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आपने कोई भी केस आपने मेरिट पे लड़ना है। हर केस ये टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जो चले जाते हैं, फिर साइफर के अंदर जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, हमें स्टे दे दें। साइफर के ऊपर जो आपने किया, एक तरफ आप कहते हैं आपने किया ही कुछ नहीं, मसला ही कोई नहीं है ही कुछ नहीं, उसका ट्रायल होने देना,
उसका ट्रायल क्यों रोकते हैं बार बार? वो जो गवाहान है असद मजीद खुद इटसेल्फ, वो इसके अंदर गवाह है जिसका वो साइफर है, और उसका आपने वो बयान भी देखा होगा जो उन्होंने प्रिंटेड शक्ल में जमा कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि मना किया था इनको, कहा ऐसे मत करें, इससे पाकिस्तान की बदनामी होगी, हम बहुत डिप्लोमेटिकली हमें बहुत नुकसान होगा। लेकिन नहीं सुना उसने अपनी सियासत के लिए उसने जो है वो पाकिस्तान को भी दाव पे लगा दिया, खारजा पॉलिसी भी दाव पे लगा दी, उसने पाकिस्तान की सियासत भी दाव पे लगा दी, ब्रेक करीब आ गई है, भी दाव पे लगा दी। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस साहब से इसका जवाब लेते हैं, ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका में एक पाकिस्तानी शख्सियत ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी होने का कहना चाहिए कि सही से हक अदा किया है। कारोबारी शख्सियत है और वहाँ जाके अल्लाह ने उनको कामयाबी दी, लेकिन उन्होंने अपने वतन को भूला नहीं है। $9 मिलियन, 2.5 अरब से ज़्यादा की रकम बनती है, जो उन्होंने डोनेट किए नस्ट यूनिवर्सिटी के लिए। हमें अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, कैसे हैं आप? तनवीर साहब, एक तो पहले आपको शाबाशी है, ऑन एयर शाबाशी के मुस्तहिक हैं आप, कि आपने अपने घर को नहीं भूला, चाहे सारी उम्र आपने अमेरिका में गुजार दी है, लेकिन जो अल्लाह ने आपको कामयाबी कारोबारी ज़िंदगी में दी है तो आपने उसका हक अदा किया है नस्ट यूनिवर्सिटी को, ये $9 मिलियन की डोनेशन का ऐलान करके। थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दें, ये $9 मिलियन कैसे ख्याल आया और ये किस काम के लिए इस्तेमाल होंगे? ये नदीम भाई तकरीबन 3 साल पहले की बात है। हमने ना, मेरे वालिद साहब ने ना एक अज़्म किया कि जो हमारे गांव में एक लड़कियों का स्कूल, हाई स्कूल है, उसको किस तरीके से ना कॉलेज में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि जो आसपास के जो दूसरे गांव हैं उनकी जो बच्चियां सारी, उनको ना शहर जाने में ना काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो उस चीज़ का एक अज़्म लिया, उसको अप्रूवल लेते लेते तकरीबन 1.5 साल लग गया, फिर 1 साल और लग गया उसकी बिल्डिंग तैयार करने में। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इस साल हमने ना जुलाई में वो बिल्डिंग भी डिलीवर कर दी। इसी चीज़ को लेके ना फिर मैं एक और जगह देख रहा था कि किसी तरीके से ना हम एक नई यूनिवर्सिटी बनाए, जिसमें हम जो अनप्रिविलेज बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है उनके लिए ना किया जाए। तो वो उसमें भी काफ़ी मुश्किल आते हैं। आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटी का जो चार्टर लेने में भी ना काफ़ी मुश्किल आती हैं पाकिस्तान में। तो ऐसे ही जब मैं रिसर्च कर रहा था तो नस्ट के साथ मेरा जो है ना एक मायदा हो गया, जिसमें हमने ना एक नस्ट का जो प्लान था कि उसमें एक आईटी पार्क बना रहे हैं स्पेशली, जिसमें जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको इनवाइट करेंगे ताकि ना वहाँ पे रह के पाकिस्तान की वहाँ से भी हेल्प की जा सके। तो उसमें एक 3 टावर का उनका प्लान था कि 3 टावर्स बनाए जाएंगे। तो पहला टावर मैंने उसका जिम्मा उठा लिया कि उसमें बनाते हैं। तो उसकी कास्ट तकरीबन 9 से हो सकता है कि शायद 10 या 10.5 मिलियन तक भी पहुंच जाए। तो वो उसका बेड़ा मैंने उठाया आज से 3.5 महीने पहले। उसकी अब तक सारी की सारी जो इंजीनियरिंग है वो भी हो चुकी है। अब उसके लिए हम जो है ना टेंडर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 हफ्ते में उसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी। और उसकी जो रिटर्न्स आएंगी उस टावर की, वो किस काम के लिए इस्तेमाल होंगी? उसकी जो रिटर्न्स आएंगी ना, उसको बेसिकली ना हमने एंडोवमेंट फंड में डाल दिया है। तो जो भी नीडी स्टूडेंट्स होंगे, जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जो हमने जो रेंटल इनकम की जो एस्टिमेट किया है, उसमें तकरीबन 400 के करीब हर साल जो है बच्चे ग्रेजुएट करेंगे इसमें। 400 बच्चों को ये स्कॉलरशिप्स मिलेंगे उसी एंडोवमेंट फंड के ज़रिए? जी, ये पूरे सालाना 400 बच्चे जो है ना वो इस एंडोवमेंट फंड से ना मुस्तफीद होंगे। लेकिन अगर आप देखें ये 4 साल का प्रोग्राम है, तो तकरीबन 1600 बच्चा हर साल स्कॉलरशिप ले रहा होगा। लेकिन हर चौथे साल 400 बच्चा जो है ना वो ग्रेजुएट होके ना इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकलेगा। बहुत अच्छा काम है। अल्लाह और आपको और पाकिस्तानियों को, जो बड़े कारोबारी जिनको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, इस काम में हिस्सा लेने की तौफीक दे। आपने एक तकरीब में भी शिरकत की जहां आर्मी चीफ मौजूद थे और आपको शायद उन्होंने कुछ सर्टिफिकेट भी दिया है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन इस काम के लिए। लेकिन उस तकरीब के अंदर आर्मी चीफ के कुछ कमेंट्स हैं जो रिपोर्ट हुए हैं कि इंतखाबात चंद दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मार्च से पहले पहले हो जाएंगे। मैं आपकी ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ, क्या बात की थी उन्होंने? ये एक हिसाब से जो हमारी उधर मीटिंग थी, उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन किया था चीफ साहब से कि इंतखाबात के बारे में उनका क्या बयान है, आया वो टाइम पे होंगे, डिले होंगे, कि काफ़ी सारी जो रूमर्स आ रही हैं। तो चीफ साहब ने ना एक एश्योरेंस दी थी कि इंतखाबात तो जो है ना वो एज स्केड्यूल फरवरी 8 को ही होंगे। लेकिन
अगर कुछ डिले हुआ तो वो उनकी तरफ से नहीं है। वो एक पीटीआई ने शायद कोई पिटीशन फाइल की है लाहौर हाई कोर्ट में, तो अगर डिले हुआ तो वो ज्यादा से ज्यादा मार्च के पहले हफ्ते तक डिले होंगे। लेकिन कोशिश उनकी फिर भी यही होगी कि स्केड्यूल पे ही हो, क्योंकि आगे सेनेट का इलेक्शन है, तो सेनेट का इलेक्शन उसी वक्त होगा जबकि हमारी फुल असेंबली होगी। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा ताख़ीर हुई भी तो मार्च के पहले हफ्ते तक ताख़ीर होगी, सेनेट के इलेक्शन से पहले बाहर कैफ ये इलेक्शंस हो जाएंगे। जी, यही यही उनका कहना था कि उनकी पहले तो उनकी कोशिश यही है कि ना जिस तरीके से जब स्केड्यूल्ड है फरवरी 8 को ही हूँ, लेकिन अगर कुछ थोड़ा सा डिले हुआ तो मैक्सिमम जो है ना वो मार्च के पहले हफ्ते तक ये डिले होंगे। आपको, मेरी तो उनसे मुलाकात नहीं है, लेकिन आप लोगों को इंटरेक्शन का मौका मिला है आर्मी चीफ से, तो आपको लगा कि वो जो बातें कह रहे हैं वो सही डिटरमिन्ड है कि नहीं इंतखाबात करवाने हैं, बहरहाल हर सूरत में इंतखाबात होने हैं? नहीं, वो पूरे पूरे के पूरे वो डिटर्मिन थे, पूरे रिसेप्टिव थे, बड़े अच्छे तरीके से सबके साथ उन्होंने मुलाकात की। सरप्राइजिंगली वो पहले चीफ है जिनको मैं मिला हूँ, इससे पहले मैं जनरल बाजवा को भी मिल चुका हूँ। आसम मुनीर साहब हर टेबल पे आए, सब लोगों के साथ एक बड़े अच्छे माहौल में ना उनसे मुलाकात भी की। हर आदमी से, तकरीबन 70 से ज्यादा उधर आदमी थे, उन सब से मुलाकात भी की। हर आदमी से एक एक 2 मिनट पर्सनल लेवल पे बात भी की। बिल्कुल सही। कुछ आपकी ऑडियो आनी बंद हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया आपका, हमें जो चीज़ें आपसे चाहिए थी वो मिल भी गई। नस्ट यूनिवर्सिटी के लिए जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा हो कि तनवीर अहमद की तरह कुछ और तनवीर अहमद भी सामने आए जो इसी तरह की यूनिवर्सिटियों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आईटी पार्क्स बना के दें, पाकिस्तान में आईटी के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के दें पाकिस्तानियों के लिए, ताकि ये बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं इनको और बेहतर ट्रेनिंग के और पढ़ाई लिखाई के मौके मैसर आ सकें। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और आपके इस काम के ऊपर आपको एक दफ़ा फिर हमायूं साहब, पहले तो इसके ऊपर कमेंट हो जाए। मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका जेस्चर, मैंने बड़ी कोशिश तलाश के बाद इनको दरख्वास्त की कि आप हमें ज्वाइन करें ताकि इसको हाईलाइट किया जा सके। देखिए, इस तरह है कि तनवीर साहब जैसे लोग, और ख़ास तौर पे इमरान खान, हमेशा कहते हैं कि हमारे ओवरसीज़ जो है ना वो पाकिस्तान के असासा हैं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ दिया है, ये कमाते वहाँ पे हैं और देते पाकिस्तान में हैं, एज अपोज टू सर्टन पीपल जो कमाते पाकिस्तान में और यहाँ से लेकर बाहर चले जाते हैं। उनका घर, उनका कारोबार, उनका बिजनेस सब बाहर है। वो इलाज करने बाहर जाते हैं, उनको जुकाम होता है वो बाहर जाते हैं, सर्जरी, स्पेशल सर्जरी कराने वो बाहर जाते हैं। उनको यहाँ पे कुछ नहीं। हालांकि वो जैसे कहते हैं ना कि एक खान साहब वो कहते एक तो नलायक के ऊपर से मेहनत भी नहीं करते। अगर उनके पास उस ज़माने में सिर्फ एक कैनेट कॉलेज था कि जिसमें मेरिट में दाखिला नहीं हो सकता था, तो भाई एक और कॉलेज बनवा लेते कि जिसमें ज़रा मेरिट नीचे हो जाता कि कोई दाखिला भी ले लेता। एक दो मेडिकल कॉलेज किंग एडवर्ड में नहीं हो सकता, जो कैनेट में दाखिल नहीं हो सकता, किंग एडवर्ड तो उससे भी हाई है, नहीं तो इस किस्म की चीज़ करें, लेकिन नहीं, ये लोग नहीं करेंगे। देखिए, इस तरह ये बात है, होना ये चाहिए था कि जो है ना वन हाइट पार्क जो 50 मिलियन पाउंड्स पे हुआ था, वो इनको यहाँ डोनेट करना चाहिए था पाकिस्तान को। ये किसी तरीके से, इसी तरीके से देखिए लोगों ने क्या किया, इमरान खान ने क्या किया, शौकत खानम बनाया, नमल बनाया, नमल में जिसे इन लोगों ने किया है, यहाँ पे आके यही बच्चे पढ़ के बाहर जाएंगे ना। इस किस्म की चीज़ें अप्रिशिएट होनी चाहिए, ना कि यहाँ का पैसा कमाओ और बाहर ले जाओ और फिर कहो कि यार ये दादा ने दिया। भाई दादा ने बाहर कैसे भेजे? अज़मा बीबी, जो एक तनवीर साहब का कमेंट है वो आज बहुत सारी खबरें गैर मुल्की मीडिया से भी आई हैं, वो इंतखाबात में कुछ दिन की मुमकिन ताख़ीर के हवाले से तबसरा था। वो अब उनकी ज़ुबानी आपने सुन लिया है कि अगर वो ताख़ीर हुई तो हो सकता है कि 8 मार्च तक चले जाएँ, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं। यही खबर चलनी शुरू हुई थी आज सुबह से। तो ये आपको लगता है ये इम्कान अभी मौजूद है? नहीं, मुझे नहीं लगता मलिक साहब, फ्रैंकली मैं बिल्कुल नहीं समझती। और जिस बात का उन्होंने पूरी, अगर बात का रेफरेंस देखें तो उन्होंने वो कहा है कि वो जो जिनको बहुत इलेक्शन आया हुआ है ना, जो बहुत मकबूल जमात हैं, वही भाग रही है इस इलेक्शन से, और वो कभी एक पिटीशन डाल रहे हैं, कभी दूसरे पिटीशन डाल रहे हैं, और वो पिटीशन उनकी जो है वो फारिग कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी डिले की कोई ऑप्शन मौजूद है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से डिटर्मिंड है वो इलेक्शंस को आगे जाने देगी, इवन एक दिन के लिए भी। अब जो 2-3 बातें मुझे बड़ी मज़ेदार लगी सेनेटर साहब की, एक तो पहले मैं तनवीर साहब को मैं भी अप्रीशिएट करना चाहती हूँ, ये है वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तान का ट्रू चेहरा है, जो पाकिस्तान के लिए जो है वो सोचते भी है, पाकिस्तान के लिए ये जो है वो कल्ट फॉलोइंग का शिकार नहीं है,
वो पाकिस्तान के अंदर, कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुक्मरान हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मज़े की बात यह है कि ओवरसीज़ का क्रेडिट वो ले रहे हैं और वो ओवरसीज़ को जो है वो कर रहे हैं जो रेमिटेंस तक रोकने की पाकिस्तान के अंदर जो है 2 दफ़ा कोशिश करा चुके हैं। जब वो पार्लियामेंट पे चढ़ने आए थे, दौड़ने आए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जो है वो पैसे हवाला हुंडी के ज़रिए भेजो। उसके बाद जब वो निकाल दिए गए पार्लियामेंट से, तब उन्होंने जो है वो रेमिटेंस जो है वो बंद करने की बात की और इवन सैलाब ज़दगान को जो है जो पैसे बाहर से जो है एहतियात मिल रहे थे उसको भी रोकने के लिए कहा कि इस हुकूमत को पैसे ना दें, ये सैलाब ज़दगान को भी नहीं देने। अच्छा, तीसरी बात यह है कि मज़े की बात यह है कि डोनेशन की बात वो कर रहा है और शौकत खानम की बात की, सेनेटर साहब को शायद याद नहीं, मैं याद करा देती हूँ। जो शौकत खानम का प्लॉट है ना, वो भी एज ए CM मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिया था। आज भी उनकी तख्ती लगी हुई है शौकत खानम के अंदर, नंबर 1। और दूसरा, उस ज़माने में करोड़ों रुपया मियाँ शरीफ साहब ने, उन्हीं मियाँ शरीफ के ऊपर जिसके ऊपर आप आज सवाल उठा रहे हैं, उसी ने एहसान करते हुए अपनी जेब से वो पैसे जो है शौकत खानम बनाने के लिए दिए थे। तो ये बातें तो बड़ी, और मज़े की बात यह है कि जो सर्टिफाइड नलायक और नाअहल है, जो जिनकी नलायकी और जो है वो उस्मान बुज़दार की शक्ल में, फरागोगी की शक्ल में, और मतलब एक लंबी लाइन है, जिन्होंने अपने सेक्रेटरी जो है वो बदल लिए ख़जाना के, अपने 5 वज़ीर बदल लिए, जो खुद उनके अपने MPs MNAs उनको चार्जशीट करते थे उनकी कारकर्दगी पे, वो आज दूसरों को नालायक और नाअहल करें। इनके नालायक नाअहल कहने से इनके ऊपर से तो टैग नहीं उतरेगा ना। मेरी लीडरशिप ने इस मुल्क को क्या क्या दिया है मैं बताने लगूंगी, ये बता दें, ये सिर्फ 5 काम बता दें इमरान खान जैसे अहल और अक्लमंद लीडर की, तो मैं पहले अपने बता देती हूँ। मेरी लीडरशिप ने जो है वो मोटरवेज बनाई है, मेरी लीडरशिप ने अस्पताल बनाए हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बात करते हैं। वेलकम बैक। हुमायूं साहब, इंतखाबी अमल के हवाले से आपकी अब एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, क्योंकि PTI के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, क्या पार्टी इंतखाबात में हिस्सा ले पाएगी? देखिए, ये सवाल मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट के वो सारे जजेस ख़ास तौर पे जिन लोगों ने ये कहा है कि मतलब बीवी से बात कर सकते, TV पे बात नहीं कर सकते, उनको इस चीज़ पे नोटिस लेना चाहिए। अगर वो इस चीज़ का वेट करेंगे कि जब तक मैं जाके दस्तक नहीं दूंगा, तो अपनी खिड़की से बाहर देख रहे हैं कि कत्ल हो रहा है जमहूरियत का, वो खिड़की से बाहर देख रहे हैं कि हमारे वर्कर्स जो कि वर्कर्स को छोड़ें, उनके लॉयर्स को उठा रहे हैं। मतलब अगर मैं कैंडिडेट हूं, आप मेरे लॉयर हैं, आप मेरे लिए पेपर्स लेकर जा रहे हैं, वो आपको उठा के लेकर जा रहे हैं। मेरी तो बात छोड़ दें, वो दे आर नॉट इवन स्पेयरिंग दी मैसेंजर। वो कहते हैं ना, डोंट किल द मैसेंजर, वो कहते हैं ना, साले मैसेंजर को भी मारना है। सो अगर यही सब चीजें चीफ जस्टिस साहब देखते हुए, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उनके सारे जजेस, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ऑनरेबल, जस्टिस मंसूर अली शाह ऑनरेबल, जस्टिस याया अफरीदी ऑनरेबल, जस्टिस अमीनुद्दीन ऑनरेबल, जस्टिस एहसन साहब, ये सारे जब देख रहे हैं और इसके बावजूद ये हो रहा है, तो फिर एक काम कर लेते हैं ना, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस प्रैक्टिस और सीधा सीधा कर लेते हैं कि भाई आपने मैंने बैठ के डिसाइड किया है कि अब आ जाएंगे कि जी इनको स्पेशल बाहर से किसी को बुला लेंगे, उनको कह देंगे आज के बाद ये, अगर वो हम जाके देख लेते हैं, हो सकता है सऊदी अरब के, हो सकता है इंग्लैंड के, हो सकता है किसी के जेल में कोई एक आध बंदा पाकिस्तानी ऐसा बैठा हो जिसने बहुत बड़ी बड़ी चोरियां की हो, उनको वहां से निकाल लेते हैं, उनको आगे कह लेते हैं आगे बताओ क्या। एक मिनट नहीं, लास्ट क्लोजिंग रिमार्क्स अज़मा बीबी। देखिए, मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई कि सेनेटर साहब ने सब ऑनरेबल जजेस के नाम लिए, सिर्फ चीज़ें से सब पाकिस्तान को ऑनरेबल नहीं कहा, उनके लिए वो इशारों कनायों में बातें करते रहे, और ये नई बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले भी जो है जजेस के खिलाफ एक बड़ा खूबसूरत ट्रेंड, बहुत खूबसूरत ट्रेंड चलाया PTI ने, और उनको जो है वो किन अल्फाज से नबाते रहे, और उनसे पहले, उनके आने से पहले क्या क्या करते रहे अपने दौरे हुकूमत में, वो मुझे याद कराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बात यह है कि आपको याद होगा कि ये बड़े फनकार लोग हैं। एक चीमा साहब जो हैं, जमशेद चीमा साहब ने इलेक्शन लड़ना था, और उन्होंने अपने जो वोटर, वो जो है तायद कुनिंदा या प्रपोजल जो भी था, उसको वोटर, वो अपने हल्के का वोटर ही नहीं था। ये फनकारियां करते हैं ये। अज़मा बुखारी साहब, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब और तनवीर अहमद साहब हमारे साथ हैं, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।